फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डे पेबल, डेप्टार डेज, वर्किंग कैपिटल डेज, इन्वेंट्री डेज को विस्तार से समझेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप इसे समझें ताकि जो है आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जो टर्म्स यूज होते हैं उनको समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, डेप्टायर डेज की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि किसी बिजनेस को अपने ग्राहकों से जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं, पेमेंट एकत्रित करने में कितना औसतन समय लगता है। यह पैसा कंपनी को जितनी जल्दी प्राप्त होता है, कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि इस पैसे का उपयोग कंपनी अपने बिजनेस के लिए करती है, जैसे कच्चे माल के लिए वेंडर सप्लायर का पेमेंट, पर्याप्त इन्वेंट्री बनाए रखना, अपने कर्मचारियों को वेतन देना या किसी अन्य प्रकार का निवेश हो सकता है। अगर यह पेमेंट कंपनी को समय से प्राप्त नहीं होता तो कंपनी के ऊपर बताए गए जरूरी कामों को चलाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, जिसमें उनको बहुत सारा ब्याज देना पड़ सकता है, जो कि कंपनी के वित्तीय स्थिति के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड्स, जब हम किसी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें डेप्टार डेज जरूर देखना चाहिए। डेप्टार डेज अगर लगातार कम हो रहा है तो वो कंपनी के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आप अगर अपने माल का भुगतान जल्दी प्राप्त करेंगे तो आप अपने अन्य खर्चों पे इसे खर्च कर सकेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको बैंक से लोन लेना होगा, जो कि आपके कंपनी पे अनावश्यक बोझ बढ़ाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कंपनी का रिव्यू देखें, वहाँ पे आप डेप्टायर डेज को ज़रूर से चेक करें, और ये लगातार घटते हुए क्रम में हो तो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम डे पेएबल की बात करें तो डे पेएबल से हमें यह मालूम होता है कि कंपनी अपने सप्लायर्स, वेंडर्स को भुगतान करने के लिए औसत कितना समय या दिन लेती है। अगर किसी कंपनी का डे पेएबल अधिक है तो अपने भुगतान करने में वो अधिक समय लेगा। इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहला यह कि कंपनी अधिक डे पेएबल है तो वह उस धन का उपयोग दूसरे कामों के लिए कर सकती है, और दूसरा यह निकाला जाएगा कि कंपनी का डे पेएबल अधिक है तो उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तभी वो बिल का भुगतान नहीं कर पा रही है। तो डे पेएबल को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का डे पेएबल बढ़ गया है, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो कंपनी कैश रिच है और वह समय से भुगतान नहीं कर रही है वेंडर्स को, तो उस धन का उपयोग वो कंपनी को बढ़ाने में कर सकती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर डे पेएबल बढ़ा हुआ है और कंपनी कैश रिच भी नहीं है, तो इसका यह अर्थ होगा कि कंपनी के पास अपने वेंडर्स को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो उनका भुगतान करने के लिए बैंक से लोन लेगा, और जब बैंक से लोन लेगा तो उस पे उसे ब्याज पे करना पड़ेगा, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो डे पेबल्स को देखते समय आप इस बात को ज़रूर से ध्यान दें कि कंपनी कैश रिच है या नहीं है। अगर वो कैश रिच होते हुए अगर उसका डे पेबल अधिक दिनों का है तो वो अच्छी मानी जाएगी। अगर वो कैश रिच नहीं है और उसका डे पेबल अधिक दिनों का है तो वहाँ पे हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अगर इन्वेंट्री डेज की बात करें तो कंपनी द्वारा बनाया गया उत्पाद जिसकी अभी तक बिक्री नहीं हुई है, इन्वेंट्री कहलाती है। इन्वेंट्री के अंतर्गत कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस और पूरी तरह तैयार माल आते हैं। इन्वेंट्री को बिक्री में परिवर्तित होने में लगने वाला समय इन्वेंट्री डेज कहलाता है। इसे एग्जाम्पल से समझें तो किसी फाइनेंशियल ईयर के अंतिम दिन अर्थात 31 मार्च को अगर 100 करोड़ का माल इन्वेंट्री के रूप में पड़ा है तो इस 100 करोड़ के माल को पूरी तरह सेल होने में अगर 30 दिन लगते हैं
तो यह 30 दिन इन्वेंट्री डेज कहलाएगा। तो अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री डेज लगातार बढ़ रहा है तो वहाँ पे हम लोग उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लगातार बढ़ने का मतलब है कि उनके पास प्रोडक्शन तो है लेकिन ग्राहक नहीं है, और ग्राहक नहीं है तो उनका सेल्स नहीं होगा। जब सेल्स नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जिससे उनका प्रॉफिट घट जाएगा। तो किसी भी कंपनी को का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय उनकी इन्वेंट्री डेज को ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन्वेंट्री डेज लगातार घटते हुए क्रम में है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, अदरवाइज अगर ये बढ़ रहा है तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। वहीं फ्रेंड, डे वर्किंग कैपिटल की सहायता से हमें पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितनी कुशलतापूर्वक वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पा रहा है। अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कुशल है तो वह कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को खराब होने नहीं देगा और उसे किसी भी बुरी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। अगर इसे एक आसान उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करें तो एक दुकान जिसके मालिक को पता है कि हर साल उसका कितना सामान बिकता है, उसी के अनुसार वह डीलर से सामान खरीदेगा। अगर उसे पता है कि कितना सामान उधार में बिकता है तो वो कोशिश करेगा कि डीलर को पूरा नकद न देके उससे भी कुछ पैसा रोक सके, और उसे करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज के बीच एक बैलेंस रखना पड़ेगा, जिससे कि उसकी सभी खर्चे जैसे डीलर का पेमेंट, दुकान का किराया, स्टाफ का सामान आदि इत्यादि बिना ऋण लिए चलते रहें। फ्रेंड्स, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी कंपनी के लिए डेज वर्किंग कैपिटल कम है तो इसका मतलब उसे वर्किंग कैपिटल को सेल्स में बदलकर कैश प्राप्त करने में कम दिन लगते हैं, और ये कंपनी के लिए अच्छा होता है। वांछित डेज वर्किंग कैपिटल अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स हम कंपनी का एनालिसिस करें, हमें ये देखना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल डेज घटते हुए क्रम में होना चाहिए, क्योंकि घटने का मतलब होता है कि ये जल्दी से अपने सेल्स को कैश में कन्वर्ट कम कर पा रहे हैं, और जितनी जल्दी सेल्स को ये कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे उतने ही जो है कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी। तो हमेशा वर्किंग कैपिटल जो है घटते हुए क्रम में हो तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जान पाए कि डेप्टार डेज क्या होता है, इन्वेंट्री डेज क्या होता है, वर्किंग कैपिटल डेज क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें टर्म्स ऐसे हैं जिन्हें हमें जानना बाकी है। फ्रेंड्स, अगर हम सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो बहुत सारे टर्म्स प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इस समय एंजल में डीमैट अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है, तो आप इसका लाभ उठाइए। और जितने भी टर्म्स आपको बताए जा रहे हैं आप इन्हें अच्छी तरह समझिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर भाई इन सब का नॉलेज न होने से किसी भी कंपनी में फोमो बाइंग करके फंसे न। बाकी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले लेनी चाहिए और खुद का स्टडी भी करना चाहिए।